स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। रोविंदर सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ आकाश जिंदल अर्थव्यवस्था की बारीकियां समझाएंगे इकोनॉमिस्ट के तौर पर मौजूद हैं, और समीर चंगावकर जी मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हिमानी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले 3 दिन हमारे लिए। बिल्कुल, आने वाले जो 3 दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोविंदर सचदेवा जी, मैं आप ही से स्टार्ट यहां पर करना चाहूंगी। जो प्रधानमंत्री द्वारा दरअसल 3 मंत्र दिए गए हैं G20 को लेकर, जिसमें मानव केंद्रित, जैसा कि मेरे सहयोगी सुजाता भी कह रही थी, मानव केंद्रित दृष्टिकोण जरूरी है, यह कहा गया है उनके द्वारा। साथ ही साथ जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण जो है उससे हटने की जरूरत है। ना केवल इतना, बल्कि मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात करते हुए पीएम नजर आए हैं। एब्सोल्युटली, अगर मैं इसे थोड़े आसान शब्दों में कोशिश करूं कहने की, देखिए दुनिया बहुत लंबे टाइम से हर देश हर चीज को मार्केट की नजरिए से देखते हैं। किसी भी देश की बात हो, इंडिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ये वो मार्केट मार्केट मार्केट। सोसाइटी और समाज जो है ना, केवल मार्केट नहीं है। मार्केट एक कंपोनेंट है हमारे समाज का जिसमें हम रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बात कही कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, आई थिंक ये बहुत बहुत प्रोफाउंड है। रियलिटी में हर चीज में आप देखिए, दुनिया में केवल हम पैसा 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 इकोनॉमी की तरफ देखते हैं, राइट? पर सोसाइटी और जीवन, लाइफस्टाइल में बहुत सारी और चीजें हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल से, बहुत ही बड़ा। 1 सेकंड, यस, मल्टीलैटरलिज्म, दुनिया में अलग अलग पोल्स बन रहे हैं, अलग अलग पावर सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं दुनिया में। अब आप कहें ना, वर्ल्ड ऑर्डर सिग्निफाई करता है हर चीज सेट है। 2-3 देश हैं ऊपर और बाकी सब नीचे हैं पिरामिड में। दुनिया अब ऑर्डर में नहीं रही, ये एक तरह का मैट्रिक्स बन रहा है। छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश सब इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। सोलोमन आइलैंड 50,000 लोगों का देश, अमेरिका भी उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी, इंडिया भी। पापुआ न्यू गिनी प्राइम मिनिस्टर गए, वहां पर इतनी डायनामिक्स। तो ये दुनिया एक मैट्रिक्स बन रही है, और इस मैट्रिक्स में हर अणु का अपना बहुत अहम रोल है, which again goes back to the fact कि human centric development, इंसान इस पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी हम सब एक कोई मार्केट नहीं है। संजय सोय सर, मैं आपके पास आता हूं। डिफेंस की तरीके से देखें हम तो कितना फायदा होगा भारत को। 20 देश तो हैं, इसके अलावा 9 ऐसे देश हैं जिनको भारत ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। नहीं, बिल्कुल मृदुल, ऐसा है कि आप देखिए, ये जो G20 है, ये भारत की सोच दिखाता है। जो वासुधैव कुटुंबकम वाली बात जो है, बिल्कुल साफ निकल के आ रही है कि हमने सिर्फ एक बड़े देशों पर केंद्रित नहीं किया है। आज इसमें कितने छोटे देश शामिल हैं, जैसे कि एक इंक्लूसिव वाली बात है कि सबको मिला के चल रहे हैं। जैसे हिमानी जी बता रहे थे कि आज जो है हम GDP पर फोकस नहीं है। यही कारण है कि अब छोटे छोटे देश जो कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यही कारण है कि हम सबको जोड़ा है। आज उनको यहाँ पर एक शामिल किया है, उनको एक मौका दे रहे हैं यहाँ पर अपनी बात रखने का, उनके इंटरेक्शन का। और ख़ास तौर से जब G20 समिट्स होते हैं तो एक तो जॉइंट कम्युनिकेट है, उसके अलावा साइड लाइन्स में जो मीटिंग आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभी के देशों के अध्यक्ष के साथ अलग अलग 1-to-1 मीटिंग्स भी शामिल है, जिसमें चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चाहे फ्रांस के हैं, चाहे ब्रिटेन के हैं, या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। सब देशों का यहाँ पर जो और बातें होती हैं वो एक अलग लेवल पर बातचीत हो जाती है, एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो। और जिस प्रकार से आज जो चाइना ने, मैं ये तो कहूँगा, अपना एक बड़ा मौका खोया, अगर शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर शायद उनको एक अच्छा मौका मिल जाता कि बाकी लोगों से मिलकर बातचीत होती या डिस्कस कर पाते। यहाँ पर एक बिल्कुल मेजर जनरल सोई, लेकिन आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि शायद शी जिनपिंग बहुत से जो विवादों में फंसे रहते हैं, उसकी वजह से वो शायद सामना भी नहीं करना चाहते थे कि एक साथ इतने सारे देश जिनके साथ उनका विवाद है वो जुड़ा है। तो हमें आखिर G20 के मेजबानी से क्या हासिल होने वाला है, अर्थनीति के रूप में, कूटनीति के रूप से और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में? इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक वक्त की भी मांग है कि जिस तरह से क्राइटेरिया बांटा गया विकासशील देशों का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, पिछड़े देशों का, और ये सिर्फ पैसों के हिसाब से, पावर जिसके पास थी उसने किया, अब जरूरत है कि हम अपने हिसाब से, नए उसूलों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से ये मानक तय करें?
बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता स्वीकार की थी, उस समय उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि यह यहाँ पर सिर्फ विकसित देशों का ही मंच नहीं रहेगा, विकासशील देश भी इसमें सहभागिता रखेंगे और सबके साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र रहेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 में 8 ऐसे गैर सदस्य देशों को बुलाया गया है जो विकास की धारा में आना चाहते हैं और जिन्हें बहुत सहयोग की जरूरत है। और इस G20 में जो 2 सबसे बड़ी बातें होने जा रही है, एक तो यह है कि जो ऋण का जो पुनर्गठन होने जा रहा है, क्योंकि क्या चाइना ने जिस तरीके से छोटे छोटे देशों को लोन देकर उनके भौतिक संसाधनों पर जिस तरह से कब्जा करने की रणनीति बनाई थी, बिल्कुल उसी से बाहर निकालने के लिए G20 के अंदर कैसे छोटे देशों को सहूलियत के आधार पर सुविधा के अनुसार लोन दिया जाए और कैसे उन्हें मुख्य धारा के अंदर लाया जाए और उन्हें कैसे विकासशील देशों के साथ जोड़ा जाए, इसके अंदर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं रक्षा के क्षेत्र में बात बोलूँ तो जेट इंजन को बनाने को लेकर जो अमेरिकन कांग्रेस ने जो सहमति दर्शा दी है, हस्ताक्षर कर दी है, मुझे लग रहा है कि अब जेट इंजन भारत के अंदर बनेगा और दुनिया में पहली बार अमेरिका अपनी इस टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने जा रहा है। आप देखिए, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब भारत ने अमेरिका से ड्रोन की मांग की थी और अमेरिका ने ड्रोन देने से मना कर दिया था और आज अमेरिका भारत को अपनी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी देने के लिए जा रहा है। तो आज ये नया भारत है, 2000 से बढ़कर 2023 का आज जो भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में जो भारत बना है, तो आज दुनिया में ये बताने जा रहा है। और देखिए, ब्रिटेन के साथ तो मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि अब जब व्यापार की हम बात करते हैं, जैसा अभी रविंदर जी ने कहा कि एक कंपोनेंट है, उसे उस तरह से भी हमें लेना होगा। आकाश जिंदल जी हमारे साथ मौजूद है जो बेहतर अर्थव्यवस्था को समझते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक ये समझना चाहते हैं कि G20 हमारे देश में होना कितना महत्वपूर्ण है, उनके लिए, आम जनता के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और बाजार के हिसाब से क्या कहता है आकाश जिंदल जी? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सही प्रश्न पूछा। जनता को बता दूं, जो व्यक्ति इस समय रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, G20 को आप चाहे बरेली में बैठे हैं, चाहे बठिंडा में, चाहे बीकानेर में या बेंगलुरु में तो आप लोग नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, रिपब्लिक कनाडा। आपके लिए G20 क्या देने वाला है? G20 को यह ना समझे कि महज एक सरकारी फंक्शन है 3 दिन का, दिल्ली में होने वाला है। आपकी जेब में ज्यादा पैसे डालने वाला है, आपकी खुशहाली बढ़ाने वाला है। चाहे आप एक छोटे शहर में ढाबा खोल के बैठे हुए हैं, चाहे आप मेरे वो दोस्त हैं जो लकड़ी के मिस्त्री हैं, लोगों के लिए अलमारियां बनाते हैं, चाहे आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक बहुत बढ़िया फर्नीचर गैलरी खोल के बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, आप सबकी कमाई बढ़ाने वाला है, आप सबकी इनकम बढ़ाने वाला है। एक बड़ी देसी एग्जांपल दूंगा जो हर आदमी से रिलेट करेगी। G20 के 3 महीने बाद देखिए, आप अगर गांव में ढाबा खोल के बैठे हुए, अभी लोग आते हैं आपके पास, भैया रोटी और साथ में दाल फ्राई दे देना, वो आदमी आके मांगेगा भैया बटर नान चाहिए, शाही पनीर चाहिए, खीर चाहिए। तो आम हिंदुस्तान आदमी की कमाई होगी तभी जाके ये सब खर्चा करेगा। तो आम हिंदुस्तानी आदमी का देखिए क्या लेवल हो जाएगा, किस तरीके की वो कंजम्पशन करेगा। और जो ढाबे वाला भाई मेरा वो तीनों सामानों से बेच रहा है, उसकी कमाई आप देख लीजिए। इसको अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे ना आकाश जी, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि भैया ये कैसे होगा, क्योंकि G20 वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि तैयारी क्या हो रही है, जन भागीदारी दिख रही है, लेकिन सिर्फ सेल्फी लेते हुए, तैयारियां देखते हुए। लेकिन ये जो फायदा आप बता रहे हैं, थोड़ा अगर लेमन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें कि वो फायदा कैसे होगा, तो वो शायद बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे, आम लोग जैसे समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोगों को बता दूं इसका मतलब क्या है। G20 के बाद बहुत सी FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आम आदमी की कमाई बढ़ जाएगी, आम आदमी की खुशहाली बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा नौकरियां होंगी, लोगों की जेब में पैसा होगा। लोगों की जेब में पैसा होगा तो जाके बाजार में खर्चेंगे। अब एक व्यक्ति खर्चेगा तो 50 आदमी कमाएंगे। मान लीजिए आप नया मोटरसाइकिल लेते हैं गांव में 80,000 रुपए का, तो उस मोटरसाइकिल से कम 10,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। तो लोगों की जेब में पैसा है, तो वो G20 काम करेगा। और G20 के लिए पिच तैयार की है नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। एज अ कैप्टन इकोनॉमी को इतना बढ़िया ऑलरेडी शेप दिया हुआ है। आज देखिए, लोग कहते थे हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में कहां है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपको डेटा दे दूं, सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं आज हम दुनिया के, और रिकॉर्ड लेवल पे हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाइए आप ऑनलाइन पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट्स में, दुनिया में 2022 में नंबर 1 देश कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान। चाइना पुअर थर्ड बैठा हुआ, हम 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस, ये 2022 का डेटा दे रहा हूं। चाइना इज एट 17.5 पुअर। और 2 से लेके 5 तक देश जो हैं उनका टोटल कर लिया जाए तब भी हिंदुस्तान के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है पिच इतनी अच्छी तैयार हो गई है हमारे कैप्टन नरेंद्र मोदी साहब की गाइडेंस में कि अब बहुत सी ढेरों FDI आएगी।
ढेरों विदेशी मुद्रा आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी, फैक्ट्रियों में लगेगी, इसी से जुड़ा हुआ कारोबार में सवाल भी लगेगी। करना चाहता हूं, जो आपने बताया है कि आने वाले समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत महत्वपूर्ण है। रविंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जब देखा ब्रिक्स प्लस की बात हुई हाल ही में, अब G20 के भी जैसा हमने कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, तो उसमें भी क्या हम कोई सुधार देख सकते हैं वैश्विक स्तर पर? क्योंकि अभी G20 के देश भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे, तो इसमें कितनी उम्मीद है आपको? उसके पहले से डेफिनेटली, इनफैक्ट इस सुधार का एक होप कॉन्क्रीट है इस समिट से निकल के आना चाहिए। वो ये है, दुनिया में करीब 60 देश हैं जो कि कर्ज में इतने डूबे हुए हैं कि उन देशों की अर्थव्यवस्था उथल पुथल होने वाली है, देशों में कयास होगा। अगर ये 60 देश भी, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इजिप्ट, लेबनान, पूरी लिस्ट है, ये सारे देश भी अगर ऐसे कयास में चले गए तो दुनिया की ग्लोबल डेवलपमेंट भी रुकेगी, जिससे हमें नुकसान होगा, हमारी एक्सपोर्ट कम होगा, राइट? बट इस समय होप ये है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और ये शायद एक कॉन्क्रीट आउटकम निकलेगा इस मीटिंग से। IMF और वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। IMF और वर्ल्ड बैंक को ज्यादा पैसा लेंड करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, और सेकेंडली IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा हम तुम्हें 1 बिलियन दे तो तुम ये करो, इंप्रूव होगी। IMF की जो डॉक्टरी है ना, हमेशा काम नहीं करती। बाय द वे, पिछले 70 सालों से देखा गया, बहुत देशों में जाके IMF ने मदद करी है, पर जो इन्होंने पॉलिसी बताई कि ऐसा करो, टैक्सेस बढ़ाओ, ये वो, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ उस देश को। अर्जेंटीना अभी तक पड़ा हुआ है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म एक टॉप एजेंडा है G20 में, और क्योंकि G20 इनिशियली फंडामेंटली इकोनॉमिक फोरम है। प्रधानमंत्री ने भी आज कही है कि जो जी बिल्कुल जो संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय, उनमें बदलाव की जरूरत है, उसमें IMF हो, शायद संयुक्त राष्ट्र में भी, क्योंकि भारत भी एक इतनी बड़ी आबादी वाला प्रमुख देश है, उसे भी अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि जब हम एक तरफ ट्रेड की बात करते हैं, हम कूटनीति की भी बात करते हैं, तो ट्रेड में अभी तक हम एक बाजार के रूप में जरूर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी आबादी है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन हम भागीदार के रूप में, बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पे, और हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जब ब्रिटेन के साथ जो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कैसे हमारा ज्यादा फायदा हो, ये हमारी कोशिश भी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में देश का चार्ज संभाला था, उसके बाद देखें 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी 60 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस 60 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का यही फोकस रहा था कि कैसे भारत इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, कैसे भारत के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, और कैसे भारत इन देशों में एक्सपोर्ट भी कर सके। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 से इस बात पे फोकस था कि देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में हम कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और उसी का कारण रहा है कि आज भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्दी 3री अर्थव्यवस्था बनने को जाएगा। देखिए, G20 की बैठक में एक बड़ी बात जो सर बता रहे, IMF की बता रहे थे और वर्ल्ड बैंक की बता रहे थे, इसमें बोलना चाहता हूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक को सबसे बड़ी चुनौती चाइना से मिल रही है। चाइना लगातार लैंडिंग कर रहा है, और चाइना जो लोन देता है वो किसी भी तरीके से एग्रीमेंट के अंदर नहीं आता। उसका एग्रीमेंट इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोई देश उससे बाहर निकल नहीं पाता। ये श्रीलंका देख चुका है, या पाकिस्तान देख चुका है, और बाकी दूसरे देश देख चुके हैं कि चाइना से पैसा लेके वो किस तरीके से फंस चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बैठक के अंदर इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे वर्ल्ड बैंक और IMF को ज्यादा मजबूत किया जाए, और कैसे इनके माध्यम से दूसरे छोटे देशों को देश दिया जाए, जिससे चाइना वहां हस्तक्षेप करके उनके भौगोलिक संतुलन को न बिगाड़ सके, और उस देश पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को लूटने की स्थिति जो चाइना ने बना के रखी रणनीति, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सर, मैं संजय सर को जोड़ना चाहूंगा। चाइना की बात हो रही है सर, चाइना की बात हो रही है, और हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दुश्मन देश सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है चाइना से पड़ता है। इस G20 समिट के बाद क्या नजरिया बदलेगा? कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन G20 के बाद क्या नजरिया बदलेगा विश्व का भारत के प्रति? ये देखिए, ऐसा कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से भारत ने G20 ऑर्गेनाइज किया है, देश के कोने कोने में लोग गए हैं, उन्होंने देखा है कि भारत की किस प्रकार से डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अपनी आंखों से देखा है लोगों ने, जमीन पर देखा है, खाली मीडिया या फोटो ऑप्स नहीं हुए। और चाहे वो मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, त्रिपुरा हो, असम हो, मिजोरम हो, कश्मीर की भी बात, कश्मीर में गए हैं, मतलब हर जगह कोने कोने में गए हैं। तो ये बात एक तो उनको पता चला कि भारत ने किस प्रकार कम रिसोर्सेज होते हुए भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हो, और ये एक तरह से रोल मॉडल के तौर पर निकल के आ रहा है। खास तौर से जब हम अफ्रीका और डेवलपिंग देश हैं, वो देख रहे हैं कि भारत जब ये कर सकता है, तो आज भारत उनको गाइड कर रहा है कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। आपको किसी डेब्ट ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है कि चाइना से आप लोन लो, उसके बाद आप फंस जाओ, जैसे चाहे श्रीलंका ने पोर्ट बनाया और उसके बाद पोर्ट के हवाले करना पड़ गया, या पाकिस्तान आज रोड सी पैक बना रहा है तो फंसा हुआ है बिल्कुल बुरी तरह से। इन चीज़ों से फंसने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आज जो भारत विश्व 2047
देश जो आ रहा है, ये आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे देश बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं, कुछ ऐसी परसेप्शन भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल उस पर भी हम आएंगे। चेंज हो रहा है ईमानी, और यही बात है, परसेप्शन चेंज कर रहा है भारत और बता रहा है कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं। जरा आप देख लीजिए, जो बाइडेन आपको दिख रहे हैं, ऋषि सुनक दिख रहे हैं, इन दोनों पर नजरें रहेंगी, विशेष इंतजाम किए हैं। और कौन कौन मेहमान है ये देखिए, जस्टिन ट्रूडो कनाडा से आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के, ये यहां पर जब पहुंचेंगे, और जर्मनी से आएंगे। और इसके अलावा आप देखिए एंथनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, बॉस कहकर संबोधित किया था, वो भूलना नहीं चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, इनके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। और जैसा हम अलग अलग राज्यों का भी जिक्र कर रहे थे, जो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब यहां पर पहुंचेंगे तो राज्यों के व्यंजन भी इन्हें दिए जाएंगे, और कूटनीतिक तौर पर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी। और इसी के जुड़ा हुआ सवाल भी अनामिका आप भी कुछ करना चाह रहे थे, पूछ लीजिए। इधर हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, और हमारे साथ अभी फॉर्मर डिप्लोमेट जे के त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। ये कहा जाता रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते और कैसे उन रिश्तों को आगे बढ़ाना है, इस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस पर बात की जाती रही है। अब इस G20 के बाद डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत को कहां देखते हैं आप? देखिए, इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद से ये चीज़ तय हो गई है। पहली तो एक चीज़ ऑप्टिक्स कहिए या उसको शोकेस करने की बात कहिए कि हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क दोनों दुनिया में दूसरे नंबर पे है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम एक तरह से शोकेस कर रहे हैं। एक ये, दूसरी चीज़ हार्ड डिप्लोमेसी की दृष्टि से देखिए तो हमने ये साबित कर दिया है अब तक कि चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन दोनों के साथ, दोनों पक्षों के साथ हमारे संबंध बनाने में हमने महारत हासिल कर दी है। हम डिहाइफेनेट करते हैं दोनों के साथ संबंध, जो हमने पहले इजराइल और फ़लस्तीन के साथ भी मामले में भी करके दिखा दिया है। इसके साथ ही हमने ये दिखा दिया है कि जो चीज़ हमारे पास है, हमको उसको दूसरे दुनिया के दूसरे देशों को देने में कोई गुरेज नहीं, कोई शेयर करने में कोई गुरेज नहीं है, जैसे कि पश्चिम को है। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ की जो हम जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब स्टार्टअप, ये सब के माध्यम से हम डिप्लोमेसी का एक नया आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम सिर्फ हार्ड डिप्लोमेसी नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ करके नहीं करेंगे, बल्कि हम कल्चर के हिसाब से, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, हम इस सब हिसाब से अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि हम ऐसा माहौल, ऐसा ऑर्डर बनाएं, वर्ल्ड ऑर्डर बनाएं जो कि इंक्लूसिव हो। ये नहीं कि वो सिर्फ हमें फ़ायदा करे, जो इंक्लूसिव हो, हमें फ़ायदा करे, हमारे इंटरलोक्यूटर्स को फ़ायदा करे, हमारे पार्टनर्स को फ़ायदा करे, और उसमें हम सफल। और ये जिसके बारे में त्रिपाठी जी कह रहे हैं मेजर जनरल संजय सोई, क्या दरअसल यही डर है चीन को? क्योंकि बार बार ये जिक्र हो रहा है कहीं वो ग्लोबल साउथ का नुमाइंदा ना बन जाए, वो उसकी एक्सपेंशन करने की जो एक नीति हमने देखी है, वो इंपीरियलिस्ट, हम ये जो तमाम चीजें देखते रहते हैं, दरअसल यही है कि खुद को सुपीरियर दिखाना और बाकियों को नीचा दिखाना। क्या यही है कि रंग में एक भंग डालने की कोशिश चाइना की तरफ से हो रही है? बिल्कुल, ये तो बात अमेरिका ने भी कही है कि वो रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है, और जो जिसमें पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि भारत की जो आज साख है, और आज देखिए कितने 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, छोटी बात नहीं है। शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इतने अध्यक्ष एक साथ भारत की कैपिटल में, जो कि मेरे हिसाब से सुरक्षा के बंदा होने के नाते ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा, कि किस प्रकार से रहे और जिस प्रकार से हम शोकेस कर रहे हैं। यही कारण है कि आप देखिए चाइना को जलन बहुत ज्यादा हो रही है, भारत की तरक्की को देखते हुए जलन हो रही है, भारत जिस प्रकार से नेतृत्व ले रहा है उसके हिसाब से जलन हो रही है, भारत किस प्रकार से इंक्लूसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, छोटे देशों को भी साथ ले रहा है, क्योंकि चाइना अफ्रीका में बहुत घुस चुका था, वहां पे बहुत लोन दे रहा था। आज हमने अफ्रीका को देखा है, आज हमने लुक ईस्ट पॉलिसी रखी है। प्रधानमंत्री इतना बिजी शेड्यूल होते हुए, मैं तो कहता हूं बड़ा, और ये लुक ईस्ट पॉलिसी बहुत अहम करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए आज इंडोनेशिया गए और जाके वापस आए, 22.5 घंटे का वो किया, 72 साल से ज्यादा उम्र में, और उसके बाद G20 जैसा इवेंट हो रहा है। यानी कि उन्हें भरोसा अपनी टीम पर, अपने लोगों पर भरोसा है कि ठीक है मैं वो अटेंड करके आता हूं, वहां के लोगों को भी जोड़ना है, वो बहुत जरूरी है, और यहां के लोगों को भी जोड़ना है। ये जो बैलेंस रखने वाले, जैसे त्रिपाठी जी बता रहे थे, इस चीज में आज भारत ने महारत हासिल की हुई है। इसमें एक बात जोड़ना, चाइना की इकोनॉमी को लेकर कुछ मैं कहना चाहता हूं। बस मैं 1 मिनट आपको इसलिए रोक रहा हूं जिंदल साहब, आपको भी समीर जी रोक रहे हैं। हमें
देखना है कि G20 के लिए भारत कितना तैयार है, हिमानी दिल्ली कितना तैयार है और अलग अलग जगह पर कैसे सुरक्षा के खास इंतजाम। और बता रही है हमारी सहयोगी सुजाता जो देख रही है कि किस तरह से सुजाता कि एक अभेद किले में तब्दील हो गई है पूरी दिल्ली। बिल्कुल, अभेद किले में तब्दील हो गई है दिल्ली और किस तरह की तैयारियां हैं लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं।